तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। सपने तो सब देखते हैं, ज्यादातर बंद आंखों से, लेकिन कुछ खुली आंखों से। और जब इन सपनों को परिवार के सहयोग का पोषण मिल जाता है, माता पिता के प्रोत्साहन की छांव मिल जाती है, तो छोटे छोटे सपने बड़ी बड़ी सफलताओं के रूप में साकार हो जाते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक हॉकी खिलाड़ी है, जो भारत की टीम में पिछले कई सालों से मजबूत डिफेंडर के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। 250 से ज्यादा मैच खेल चुकी है। हरियाणा के छोटे से शहर यमुनानगर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने हॉकी कौशल की चमक बिखेर चुकी है। कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को पदकों से आप गौरवान्वित कर चुकी है। और हॉकी को आपके योगदान को देखते हुए ही आपको अब अर्जुन पुरस्कार के सम्मान से भी नवाजा गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर। हॉकी के खेल को अपनी जिंदगी बनाने वाली दीपिका ठाकुर ने हरियाणा के छोटे से शहर यमुनानगर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक अपनी हॉकी की चमक बिखेरी है। छठी कक्षा में हॉकी थामकर जब इस खेल में आगे बढ़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 16 साल की उम्र में इंडियन कैंप का हिस्सा बनी और 2004 में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में शामिल हुई। तब से लगातार टीम का हिस्सा रही दीपिका ने मजबूत डिफेंडर के रूप में अपनी पहचान बनाई। भारतीय महिला टीम ने जब 36 साल के बाद ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया तो दीपिका उस टीम की उप कप्तान थी। 2016 में मलेशिया में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिलाओं ने अपना पहला खिताब जीता, जिसमें दीपिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टूर्नामेंट की हाईएस्ट स्कोरर बनी। दीपिका उस टीम का भी हिस्सा थी जिसने दक्षिण एशियाई खेलों में 2016 में स्वर्ण पदक जीता। 2016 में घुटने की चोट की वजह से खेल से बाहर रही, लेकिन एक साल बाद फिर कमबैक किया और 2018 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2019 में मां बनने के बाद अब 2020 में एक बार फिर दीपिका कमबैक के लिए तैयार हैं। पहले पिता, फिर पति और ससुराल वालों का सहयोग और प्रोत्साहन ही है कि दीपिका न केवल 2 बार कमबैक कर सकी, बल्कि लगातार बेहतर प्रदर्शन भी कर पाई हैं। हॉकी के प्रति समर्पित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित करने वाली अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। चलिए करते हैं मुलाकात दीपिका ठाकुर से। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू। दीपिका, सबसे पहले आपको अर्जुन पुरस्कार के लिए ढेरों बधाई। आप इसको अपनी मेहनत, अपनी लगन का फल मानती हैं या फिर कुछ और? मेरी मेहनत का फल है। बहुत लेट मिला और मिला तो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो ये ज्यादा ही मीठा था। दीपिका, जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो आपको वो दिन तो जरूर याद आया होगा जब पहली बार आपने हॉकी स्टिक थामी थी। कितनी छोटी थी तब आप? तब मैं 6th क्लास में थी। मैं बहुत छोटी थी। तब तो सिर्फ मैंने ऐसी हॉकी उठा ली थी, पर ये नहीं पता था कि उसका नतीजा अब जाके निकलेगा इतना अच्छा। लेकिन तब तो आपने मस्ती में ही खेलना शुरू किया होगा, तो फिर हॉकी का सफर आगे इस मुकाम तक पहुंचा, उसके आगे कैसे बढ़ा? एक्चुअली स्कूल में तो सिर्फ मैं फन के लिए खेला करती थी। तो जैसे कि मेरे फादर को लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो वो मुझे चंडीगढ़ हॉस्टल साई में छोड़कर आ गए। उस टाइम मुझे बात समझ ही नहीं आई थी कि वो मुझे क्यों छोड़कर आए अपने से दूर। पर आज समझ आता है कि मेरे अच्छे के लिए वो छोड़कर आए थे, नहीं तो मैं आज आपके सामने बैठी ना होती यहाँ पे। और साई में लेकिन आपको जब वो छोड़कर आए तो वहां पे आप हॉस्टल में रहती थी? हाँ जी, हॉस्टल में रहती थी। 2-3 हफ्ता, यानी हफ्ता लगा लो। मैं तो ऐसे रो रही थी जैसे मेरी विदाई होगी है। मैं बहुत रोई थी। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि बेटियां तो फादर की, पिता की बहुत क्लोज होती हैं और आप तो लाडली थी घर की। तो फिर हॉस्टल जाने की खबर से बहुत कोहराम मचा हाँ होगा, जी। निराशा हुई होगी। नहीं, मैं उनसे लड़ती नहीं थी कभी। मैं सिर्फ नाराज हो जाती थी, मैं बात ही नहीं करती थी उनसे। पर वो हर वीकेंड मुझसे मिलने आते थे। वो खूब सारा मेरे लिए, मतलब फ्रूट्स, मतलब जो मुझे पसंद है सब कुछ बना के हर वीक वो आते थे मेरे से मिलने के लिए।
वो कभी फील ही नहीं होने देते थे कि मैं तेरे से दूर हूँ। फिर हर बार जाके बोल देते थे, अगले सैटरडे संडे में फिर रहूंगा, अगले सैटरडे संडे में फिर रहूंगा। और वो आते थे जरूर मुझसे मिलने। अच्छा, तो और उसके आगे की अगर हम बात करें तो आप तो बहुत छोटी थी, 16 ही साल की थी जब आप कैंप में भी का हिस्सा हो गई, और 17 साल में तो आपने नेशनल टीम भी ज्वाइन कर ली। इतनी छोटी उम्र में आपने इतने बड़े स्तर को छुआ, तो कैसे इतने यंग एक युवा खिलाड़ी के तौर पर कैसे सीखा आपने हॉकी का गुर, एक बेहतर खिलाड़ी बनने का गुर, वो सफर कैसा था? एक्चुअली जो हमारा वहाँ का माहौल है साई का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारे सीनियर्स इतने अग्रेसिव थे, उनको देख के लगता था कि अगर हमने इनसे थोड़ा सा भी मतलब बैक किया ना तो ये हमारी जान ले लेंगे। तो हमें उनसे पूरा कंधे से कंधे मिला के, स्टेप से स्टेप मिला के चलना पड़ता था। और कोचिस हमारे बहुत अच्छे थे, मतलब जितने स्ट्रिक्ट उतने ही मतलब उनमें हर एक मतलब सिखाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है उन लोगों की, इतने अच्छे तरीके से सिखाया उन्होंने। और कुछ मेरे फादर में था बहुत ज्यादा कि मेरी लड़की कुछ खेले, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मेरे फादर को सब कुछ पता था एक्चुअली। तो उनको बड़ा था कि एक बार ये एक ही बार चाहे खेले पर खेले जरूर। और हमारे घर में एक्चुअली कोई खेला भी नहीं आज तक स्पोर्ट्स, हमारी पूरे फैमिली में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। स्पोर्ट्स क्या, कोई हॉस्टल में ही नहीं गए कहीं बाहर रहने के लिए। मैं ही एक पहली थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। यमुनानगर के छोटे से शहर से आप निकली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। आपको पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट याद है? कौन सा था और कहाँ गई थी आप? हाँ जी, मैं 2004 में जापान गई थी। और मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसको क्या बता दूं, मैं अपनी खुशी कैसे जाहिर करूं। मेरे फादर भी उस दिन आए थे मुझे छोड़ने मिलने, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी। तो मैंने स्पेशल एयर होस्टेस को बोला था कि मुझे प्लीज आप ना विंडो वाली सीट देना, मुझे देखते हुए जाना, क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट है ये। उसके बाद पता नहीं कभी मौका मिलेगा नहीं, तो मैं वो चांस गंवाना नहीं चाहती थी अपना। पर ये नहीं पता था कि ये दौर बहुत लंबा चल पड़ेगा। उसके बाद फिर कभी मतलब टीम में आना बहुत आसान हो जाता है, पर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तो आप तो उसको तब मेंटेन जब करके रखा क्योंकि मुझे वो विंडो वाली सीट पे बैठना था। उसके बाद आप जापान में गई, और वो भी पहली बार विदेश में, किसी अन्य देश में आप पहुंची। बिल्कुल अलग दुनिया है वहां पर, हम्म, आपको जो देखने को मिली होगी। तो हाँ वहां जी। का अनुभव कैसा था? क्योंकि एक तो आप इतनी छोटी उम्र में गई थी, दूसरा आपको इतना बड़ा एक्सपोजर भी मिला, तो जाहिर है बड़ा यादगार अनुभव रहा होगा वो। हाँ जी, उस टाइम पे मैं एक्चुअली दो तीन फ्रेंड्स थी, हमें तो लोग जूनियर से, बाकी सारे मोस्टली सीनियर से गए थे हमारे साथ। तो मैं बहुत ज्यादा शैतान थी उस टाइम पे। तो मैंने बड़ी उल्टी हरकतें करी, जैसे बहुत तंग, मतलब कभी सोना नहीं, बाहर देखते रहना, और अपने से अलग लोगों को देख के तो और हंसी आ जाती है वहां पे तो, कि कैसे लोग हैं वहां पे। लैंग्वेज अलग है, फूड अलग था वहां का। पर जापान के लोग काफी नाइस है, मतलब बहुत मजा आया, हम लोग बाहर घूमते रहते थे होटल के। मतलब ये नहीं था कि सो जाए रेस्ट कर ले, नहीं, घूम लो दोबारा, पता नहीं आना होगा कि नहीं आना होगा, क्योंकि उस टाइम इतनी कच्ची उम्र थी, कुछ पता नहीं था। लेकिन आप एक बार जब नेशनल टीम का हिस्सा बन गई, उसके बाद दीपिका आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने सारे चैंपियनशिप्स, इतने सारे, हम्म, आप वर्ल्ड कप्स, एशियन चैंपियनशिप्स, एशियन गेम्स की बात करें या कॉमनवेल्थ की बात करें, बहुत लंबी फहरिस्त है आपके मैचेस की। लेकिन मैचेस में हम देखते हैं हाँ कि जी। हार जीत तो लगी रहती है। एक खिलाड़ी के तौर हाँ पर जी। ये हार जीत आपको कितना प्रभावित करती रही? मुझे बहुत ज्यादा, मैं एक बार 2008 में हम लोग क्वालिफाई करने गए थे। तो उस क्वालिफाई राउंड में मैंने बहुत ही मतलब बुरा परफॉर्म किया था, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब कि मैं इतना गंदा खेल सकती हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हॉकी छोड़ दूंगी। फिर उसके 6 मंथ के बाद हमारे कोच ने हम मुझे कहा कि नहीं, कैंप में जाओ दोबारा, तुम कर सकती हो। 6 मंथ के बाद सेम जगह पे जहाँ हमारा ओलंपिक क्वालिफाई था, वहीं पे हमारा टूर्नामेंट हुआ, और वहां पे मुझे बेस्ट प्लेयर का टूर्नामेंट अवार्ड मिला था। 6 मंथ के बाद मैंने दोबारा अपने आप को बैक किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, जिंदगी में अगर हार है तो जीत भी है। कभी हार के
कभी उदास नहीं बैठना चाहिए, दोबारा फाइट बैक जरूर करनी चाहिए, जो मैंने करी। उसके बाद आज मैं आपके सामने बैठी, क्योंकि अगर मैं उस टाइम छोड़ देती तो कभी आपका और मेरा आमना सामना नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जैसे ग्रुप गेम है, हॉकी टीम गेम है, और जब भी कोई हार जीत होती है तो वो पूरी टीम की होती है, लेकिन फिर भी जी। ऐसे पल आते हैं जब आपके अपना खेल कौशल आपको हाँ जी। लाइमलाइट में ले आता है, जैसे एशियन चैंपियनशिप में जहां आपको बेस्ट स्कोरर का भी पुरस्कार मिला, लेकिन उसके बाद भी कई पुरस्कार जो आपने अपने दम पर अपने कौशल के आधार पर जीते हैं। ये अचीवमेंट्स, ये उपलब्धियां आपको कहाँ तक मोटिवेट करती हैं कि और आगे बढ़कर और आगे कुछ किया जाए? एक्चुअली जो हमारी टीम गेम है ना, जैसे होता है कि हाँ, हार पूरी टीम की होती है, पर हर एक बंदा मेंटली टॉर्चर हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता उस चीज से कि यार मैं शायद खेल जाती तो कुछ हो जाता। हम किसी एक को ये भी नहीं कह सकते कि एक के कारण जीत गए, किसी एक को ये भी नहीं कह सकते एक के कारण हार गए। तो मेरी टीम वाले काफी मोटिवेट करते थे मेरे को, और जो ये वीडियोस यूट्यूब पे डलती है, हमारे मैचेस आते हैं, उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती थी। और हमारी पब्लिक का इतना सपोर्ट मिलता है, इतने कमेंट्स आते हैं, ऊपर से फैमिली इतनी सपोर्ट करती है। वो बोलते हैं नहीं, अगली बार और अच्छा करना है, तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे पहले मैं बहुत छोटी थी, खेल के आती थी, मेरे फादर को जैसे बताती थी मैं आगे सारी स्टोरी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। फिर वो कुछ मेरी मनपसंद की चीज मुझे खरीद के देते थे कि अगली बार तू और अच्छा करना तो मैं तुझे और कुछ लाके पक्का दूंगा। फिर मैं उसी लालच में और अच्छा करती थी। लेकिन उसके बाद आपने अपने लक्ष्य खुद ही रखने भी शुरू कर दिए और उन्हें हासिल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन आपकी लाइफ में देखें तो रियो ओलंपिक्स, वो तो हमारी महिला हॉकी टीम के लिए ही बहुत गौरवान्वित पल था जब आप लोगों ने क्वालिफाई हाँ किया। जी। 36 साल बाद हमारी महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, और 2016 का साल आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहा कई अन्य मायनों में भी। वो कैसे तैयारी थी हाँ जी। आपकी, ये सोचकर कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब हमें आगे बढ़कर भी अपने आप को साबित करना है? एक तो पहली बार हम लोगों ने क्वालिफाई का, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, पर ये था कि क्वालिफाई करने के बाद हमें रुकना नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जी जान लगा दी उसके लिए, डबल मेहनत करी हमने उस चीज के लिए, क्योंकि ओलंपिक इंडिया में हम ही लोग थे जिन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, हमारे देश के लिए गर्व की बात थी, और पब्लिक का सपोर्ट जो हमें मिला, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मजा आया। उससे हम लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हुए कि हमने नहीं, ओलंपिक में जाके अच्छे से बेस्ट करना अपना। हर एक लड़की के दिमाग में ये था कि नहीं, हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना कि दीदी कर लेगी या ये कर लेगी, नहीं, जब हम खुद करेंगे तभी सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। खिलाड़ी से हटकर एक आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में भी अगर जानना चाहें, क्योंकि जब हमारे देश की बेटियां खिलाड़ी बनती हैं, और लाइफ में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब माता पिता कहना शुरू कर देते हैं, या माता पिता नहीं भी तो रिश्तेदार तो कहना शुरू कर ही देते हैं कि भाई कब तक खेलती रहेगी, शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी नहीं करनी। तो क्या ऐसी बातें आपको भी सुनने को मिलती थी? हाँ जी, मतलब मेरी मदर का फोन आता था, जैसे मेरी मदर मदर अभी अकेले है, मेरे फादर नहीं है जैसे, तो उनको बड़ा रहता था कि इसकी अब शादी करवा दो, इसकी उम्र निकल जाएगी, कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो मेरी मदर बोलती नहीं, उसको मिल जाएगा। मेरी मदर मुझे कई बार बोलते थे कि शादी अब का टाइम हो गया, बस करो। मैं कहा मम्मी बस तब करूँ ना जब टूर्नामेंट खत्म हो, क्योंकि एक टूर्नामेंट बाद मुझे अगला दिख जाता था, उसके बाद अगला दिख जाता। तो कभी ऐसा आया नहीं कि छोड़ के शादी कर लूं। ये रियो ओलंपिक में ही मेरा शादी का बहुत ज्यादा चल रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को शादी करनी नहीं है, पहले रियो क्वालिफाई करना है, उसके बाद सोची जाएगी। उसके बाद ये हुआ, ओलंपिक क्वालिफाई किया हम लोगों ने, उसके बाद 2017 में मैंने शादी करी। फिर लेकिन 16 में शादी मैंने करने का सारे रिश्ते मना निर्णय, कर दिए थे। जी दीपिका, यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि शादी करने का निर्णय कितना मुश्किल था, क्योंकि आपके सामने एक ये भी चॉइस तो थी कि मैं शादी के बाद भी खेलते रहना चाहती हूँ, और ऐसा ही कोई मिले जो आपकी इस सोच को अपनी सोच समझे। बिल्कुल, मेरे को ऐसा था कि सपोर्टिव मिले, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे होते हैं शादी के बाद, उनको मतलब खेलना तो बड़ी दूर है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जॉब भी नहीं करने देती है, बाहर भी बहुत कम निकलते, फिर वो घर के अंदर ही रह जाते। तो ये मेरे पे बड़ा प्रेशर था कि मेरे को कहीं ऐसे फैमिली ना मिल जाए जो मुझे खेलने ना दे, जॉब ना करना दे, मनपसंद कपड़े ना पहनने दे। तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा एक इश्यू सा था मेरी, मतलब टेंशन थी मेरे को दिमाग में कि ऐसा कुछ हो ना जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसी फैमिली मिली, मतलब
काफी सपोर्टिव, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा सपोर्टिव मिली। तो ऐसे में जब 2017 में आपकी नी इंजरी हुई और एक खिलाड़ी के लिए, खासतौर पर हॉकी जैसे खेल के लिए, ये इंजरी बहुत घातक हो सकती है, लेकिन आपने उस हाँ इंजरी जी। से वापसी की, 1 साल बाद वापसी की, ये कमबैक कितना मुश्किल था? कैसे तैयारी की आपने इसकी? ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉर्मली किसी का नीड सर्जरी के बाद 6 मंथ के बाद उसको वो शुरू करता है धीरे धीरे, जैसे जिस तरह डॉक्टर बोलते हैं। पर मैंने 4 मंथ में ही स्टार्ट कर लिया था। 6 मंथ में मैंने बिल्कुल नॉर्मल अपना पैर कर लिया था। फिर मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि अगले साल हमारे बड़े मेजर टूर्नामेंट थे, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, फिर शादी भी थी। तो मेरे को ये था कि नहीं, ये सोच बड़ी गलत है कि शादी के बाद लड़कियां खेलती नहीं है, अपना कैरियर नहीं बना सकती। ये थोड़ा मेरे दिमाग में था। फिर मैंने सोचा शादी करके ही खेलना है इस बार, तो एक चैलेंज ले लिया था मैंने अपनी लाइफ में। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि नहीं, शादी के बाद ही मैं जाऊंगी कैंप में। फिर मैंने शादी करके ही कैंप में गई। मैं शादी के हफ्ते के बाद चली गई थी कैंप में। अच्छा। मेरी शादी 23 नवंबर को हुई थी 2017 में, और फिर जनवरी में हमारी कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन थी, जिसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वर्ल्ड कप के, एशियन गेम्स में, फिर मैंने तीनों टूर्नामेंट खेले शादी के बाद। वैसे देखें तो क्योंकि पिछले लोग चार सोचते हैं कि साल शादी के बाद लड़कियों का फ्यूचर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हम्म, जो कि दीपिका, गलत है। पिछले 4 साल आपके बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2016 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2017 में नी इंजरी हो गई, फिर आपकी शादी हो गई, 2018 में आपने कमबैक किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2019 में आप माँ भी बन गई। माँ बनते हुए क्या कभी हाँ कोई जी। आशंका, कोई निराशा मन में कभी आई कि अब इसके आगे मेरे खेल करियर का क्या होगा? थोड़ा सा हुआ था कि अब मैं शायद ना खेल पाऊँ बेबी के बाद, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं काफी सोचती थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर करी, वो बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले जब शादी के बाद तो खेल सकती है, बेबी के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, पर तू खेल सकती है। मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और दीपिका, आपके इन लॉज, आपके ससुराल वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, उनका कितना सहयोग रहा? उनका बहुत सहयोग है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जैसे हमारे घर पे स्पोर्ट्स के चैनल पहले रिचार्ज करवाते डिश में, पहले नहीं होते थे, अब हमेशा रहते हैं। क्योंकि मेरे मैचेस के लिए सारे बैठे रहते हैं। तो उनको बड़ा रहता है कि नहीं, हमारी बहू नहीं खेल रही, हमारी बेटी खेल रही है। वो अच्छा। कभी किसी को ये नहीं कहते कि हमारी बहू खेल रही है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी बेटी खेल रही है। तो उससे मैं बड़ी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। फिर मैं सोचती नहीं, मुझे और खेलना है। तो दीपिका, जब बेटा छोटा होता है तब इन लॉज का सहयोग तो बहुत जरूरी होता है। अब जबकि आप एक हाँ सेकंड जी। कम बैक कर रही हैं, फिर से आप जा रही हैं कपूरथला, कि वहां पे ट्रेनिंग भी होती है, तो ऐसे में हाँ उनका जी। सहयोग या उनकी प्रतिक्रिया क्या है? इसके एक्चुअली दादा दादी ने तो मुझे बोला यहीं पे छोड़ जाओ इसको हमारे पास, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा नहीं, मैं एडजस्टमेंट कर लूंगी इसके साथ भी और खेल के साथ भी। मतलब मैं कोऑपरेट कर लूंगी, मैं इसको भी पाल लूंगी और मैं अपना खेल भी खेल लूंगी। अच्छा, पर मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है आपने अपने कंधों पर, ये कहना होगा। हाँ जी। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मुझसे सीखे बहुत कुछ, ज्यादा नहीं तो बहुत कुछ सीखे कि हाँ नहीं, मेरी मम्मा बहुत अच्छा वर्क करती मेरे होने के बाद। मेरी मम्मा ने स्टॉप नहीं किया गेम, मेरी मम्मा रुके नहीं। तो जैसा जैसा मैं करूंगी वो वैसा वैसा करेगा, और जैसे छोटे में उसकी आदत बन जाएगी वैसे वो बड़े होके भी करेगा। और अगली बार वो आपके सामने बैठेगा टूर्नामेंट के, जब खेल जीत कर आएगा वो। जरूर जरूर, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन दीपिका, अमूमन हम देखते हैं कि जब फिटनेस की बात होती है तो ये बात खिलाड़ियों के ऊपर तो लागू होती है, लेकिन अब तो फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है और अब तो सबको हाँ फिटनेस का जी। ध्यान रखना है। लेकिन आपके लिए इस समय, जब आप एक कमबैक कर रही हैं माँ बनने के बाद, फिटनेस के लिए कैसे वक्त निकालती हैं आप, कैसे फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं आप? जब भी सोता है, ये मॉर्निंग सोता है, मॉर्निंग में निकल जाती हूँ फिटनेस करने के लिए। इसके उठने से पहले, मतलब उसके उठने से पहले मैं आ जाती हूँ। एक्चुअली इसके फादर इसको बहुत ज्यादा संभाल लेते हैं, ये अपने फादर के पास रह लेते हैं। मेरे पास फिर भी नहीं रहता, ये अपने पापा के पास इतना रहता है। तो उसके बाद हो जाता है, फिर इवनिंग में ये फिर सो जाता है। उस जैसे सोता है उसका टाइमिंग फिक्स है, उसके बाद मैं फिर निकल जाती हूँ फिटनेस करने के लिए। अच्छा, मतलब वक्त निकाल लेती हैं आप।
अगर हम हाँ हॉकी जी। की बात करें दीपिका, तो पिछले 3-4 साल महिला हॉकी के लिए देश में बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे में जबकि हाँ अब जी। ओलंपिक्स की तैयारी हो रही है, ये चक दे मूवमेंट एक बार फिर से आएगा हमारे देश के लिए, चक दे इंडिया मूवमेंट? बिल्कुल चक दे इस बार जरूर आएगा, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट है हमारी हॉकी टीम को बहुत अच्छा है। हमारी लड़कियां बहुत मोटिवेट है, हमारी लड़कियों ने दोबारा क्वालिफाई किया है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं इतनी खुश थी कि, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि हाँ इन्होंने एक ही बार क्वालिफाई किया है, ये दोबारा क्वालिफाई करेंगे नहीं, पर हमारी लड़कियों ने बहुत को बैक दिया उन्होंने कि नहीं, लड़कियां भी दोबारा क्वालिफाई कर सकती है, उन्होंने किया है। और एक्चुअली पब्लिक सपोर्ट बहुत है हमारी लड़कियों को, हमारी लड़कियों को कितने अच्छे कमेंट्स आते हैं, वीडियोस लोग शेयर करते हैं हमारे लिए। मतलब, और हमारी गवर्नमेंट हमारे इतना सपोर्ट करती है, हमारी हॉकी इंडिया हमें इतना सपोर्ट करती है, तो इस बार चक दे इंडिया जरूर आएगा दोबारा से। से यहाँ पे दीपिका छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके जवाब, छोटे छोटे हाँ जवाब जी। आपसे लेना चाहेंगे। शुरुआत करें। ओके। आपका सबसे यादगार टूर्नामेंट कौन सा है? मेरा ये अभी 2018 में हम लोग एशियन गेम्स खेले थे, वो जिसमें हम लोगों ने सिल्वर मेडल लिया, जी। वो बड़ा यादगार रहा मेरा। अच्छा, और इतने सारे टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं, अलग अलग स्तर पे खेले हैं, सबसे चैलेंजिंग, सबसे मुश्किल टूर्नामेंट कौन सा था? ये हमारा रियो ओलंपिक क्वालिफाई बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने 2 क्वालीफायर राउंड खेले जो हम लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए। तो ये इस टाइम तो ये था कि नहीं, इस बार आर या पार होना है, इस बार क्वालीफाई करना ही करना है। क्या बात, और क्वालिफाई किया भी। अच्छा, एक खिलाड़ी के तौर पर हाँ जी। आपकी प्रेरणा कौन है? मेंस में तो हमारे संदीप सिंह, जो अभी मतलब गोली लगी, उनको लगी थी बैक में, ट्रेन में बैठे थे वो, गलती से किसी से लगी थी, उन्होंने गोली लगने के बाद बैक किया और दोबारा से मतलब उन्होंने टीम में आए, दोबारा से वही गेम उन्होंने दोबारा खेली। तो वो काफी लोगों को प्रेरित करता है कि कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम दोबारा खेल सकते हो, तुम बैक कर सकते हो अपनी लाइफ में, तुम वही दोबारा लाइफ जी सकते हो अपनी। और खिलाड़ी दीपिका ठाकुर से हटकर अगर हम आपकी व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहें, तो एक व्यक्ति के तौर पर आपको कौन लगातार प्रेरित करते रहे हैं? पहले तो मेरे फादर, मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हद से ज्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड, हस्बैंड ने तो मेरे फादर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया सपोर्ट करने में मुझे। अगर नहीं होते तो मतलब मैं कहीं वहीं पे रुक जाती शादी के बाद। तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मतलब मुझे इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिलेगी, क्योंकि मेरी शादी सोनीपत में हुई है, उसमें स्पोर्ट्स का इतना है, पर लड़कियों को इतना कम सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता था पहले, अब मिलता है बहुत ज्यादा। और सोनीपत में गांव से है मेरे हस्बैंड, जैसे जरोट से, वहां पे मेरे 4 दादाजी है, वो तो इतने खुश होते हैं मुझे देख के, इतना सपोर्ट करते हैं, कहीं भी मैच वगैरह वो हमेशा देखते हैं मेरा मैच। और वो इतने यानी बुजुर्ग है, 70 साल के है कोई। ये ये परिवार औरों के सामने एक उदाहरण पेश कर रहा है कि हमारे देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो उनको आगे हाँ जी। सपोर्ट करें। लेकिन एक और सवाल कि हाँ जी। इस समय अब आपको क्या चीज है जो मोटिवेट करती है कि आप बार बार कमबैक कर रही हैं? मेरा बेटा, कि मुझे बैक करना है अब, मुझे दोबारा ग्राउंड में, जैसे अब मैं उतर गई हूँ ग्राउंड में, मैं प्रैक्टिस दोबारा मैंने शुरू कर ली है, तो मैं अपने बेटे से बड़ा मोटिवेट होती कि नहीं, मुझे कुछ खेलना है, मुझे स्टॉप नहीं करना उसके होने के बाद अपनी गेम। वो तमाम देश की हमारी बेटियां जो खिलाड़ी बनने का सपना रखती हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने ख्वाबों को छोड़ो नहीं, उसको हमेशा पूरा करो, वो हमेशा पूरे होंगे आपके। हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब हमारी उम्र हो गई, हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब हमारी एज, मतलब लड़का नहीं मिलेगा हमें, कभी ये सोच रखनी नहीं चाहिए। और खासकर उनके पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज कभी ना डाले। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप में हुनर है, तो अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाता है शादी के लिए। तो कभी भी ये सोच के मत रुक जाओ कि तुम लड़की हो, तुम कुछ कर नहीं सकती। और आपने लड़कियां तो बहुत कुछ साबित कर सकती है, पता नहीं लोग। आपने तो साबित कर दिया है कि बेटियां जो चाहे वो कर सकती हैं। और अब अंत में आखिरी हम्म। सवाल कि यहाँ से आगे अब दीपिका ठाकुर के क्या सपने हैं?
अब मेरा सपना ये है कि मैंने अब ग्राउंड में बैक कर लिया है, अब मुझे दोबारा खेलना है, दोबारा उसी फॉर्म में आना है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, दीपिका ठाकुर अर्जुन अवार्ड लेने के बाद, बेबी होने के बाद रुकी नहीं है। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दीपिका। आप बेहतरीन खेल खेलें और सबके सामने एक अनुपम, एक अद्भुत उदाहरण भी पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे ईमेल के जरिए आप जो अपने संदेश, अपनी सोच, अपने एहसास हमसे साझा करते हैं, वो लगातार हमें मिलते रहते हैं। आपके सुझावों पर हम हमेशा गौर भी करते हैं, लेकिन आप जो प्रशंसा के शब्द हमारे साथ बांटते हैं, वो हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं। अगर हमारी तेजस्विनियां आपकी जिंदगी के किसी पहलू को छू रही हैं, अगर हमारी तेजस्विनियां आपको प्रेरित कर रही हैं, तो आप अपनी सोच हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।